नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम एक नज़र डाल लेते हैं कि जो हमारे योगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने दोबारा जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और लगातार 2 बार मुख्यमंत्री या दूसरी बार बन रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल का गठन किया है और उसके संबंध में जो खबरें आ रही हैं कि जातिगत समीकरण को साधा गया है, ये सबको मालूम है, सर्वविदित ये तथ्य है कि जातिवाद इस भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा जहर है और जातिवाद के सहारे कई पार्टियां जो है वो चुनाव अपनी चुनावी रणनीति का वो हिस्सा बनाती हैं और सभी पार्टियां लगभग जातीय गणित का सहारा लेकर अपनी चुनावी रणनीति और या यूँ कह लीजिए कि हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बना करके उनसे वोट छीनने की साजिश करती है। और ये जो शक्तियां हैं विखंडनकारी और हमारे समाज की और हमारे भारतीय समाज की विघटनकारी ताकतें हैं, इनका नाटक तो आप देखिए। नाटक ये है कि इन्हीं जातिवाद को बढ़ावा दे करके जातीय गणित के आधार पर और जो कौन जातिवाद जो हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा जहर है, वो कुछ तो इतने बेहया किस्म के बेहया, अब बेहया शब्द का इस्तेमाल हमको करना पड़ा। वैसे मैं स्वयं और व्यक्तिगत रूप से मैंने इस विचार का पक्षधर हूँ कि कोई भी जो बात रखी जाए अपने अभिव्यक्ति तो उसमें शिष्टाचार का जरा भी उल्लंघन न हो, इसकी कोशिश हमेशा रहती है। भाषा की एक मर्यादा होती है, लेकिन मजबूरी तो ये है कि जिस फितरत के ये सब हैं तो इनके लिए हम वो शब्द दूसरा हम लाएं कहाँ से। अब जैसे नीतीश कुमार कहता है जो जातिवाद इस भारतीय समाज के लिए जहर है, नीतीश कुमार जैसे लोग कहते हैं कि वो हकीकत है। नीतीश कुमार जैसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा होना चाहिए कि जो जातिवाद इस भारतीय समाज के लिए जहर है, बहुत बड़ा अभिशाप है,
अब तुम उसको कहते हो कि हकीकत है। वो मैंने जातिवाद भारतीय समाज के लिए एक जहर है, इसकी हकीकत हो सकती है, लेकिन जातिवाद एक हकीकत है। यानी उसको 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 उचित जो ठहराने की इस तरह से जो तुम जैसे लोगों का या आप जैसे लोगों का जो दुष्प्रयास है, यही तो भारतीय समाज के लिए, इस देश के लिए काफी माने दुखदाई है। तो नीतीश कुमार महोदय अकेले नहीं है, ये तमाम जो विघटनकारी ताकतें हैं हमारे देश की, जो कि राजनीतिक दलों के बीच में है, वो खुद जातिवाद को बढ़ावा देती है, उसी के आधार पर चुनावी गणित बनाती हैं और ऊपर से कहते हैं कि हम जातिवाद से लड़ रहे हैं। ये एक नया फैशन आया है कि जातिवाद वो करते भी हैं और जाति गणित जो है के आधार पर वो चुनाव जीतने का प्रयास भी करती है और ऊपर से उनके पाखंड को तो देखिए, वो कहते हैं हम जातिवाद से लड़ रहे हैं। ये वैसे ही है, हमको याद है कि जब ये अन्ना हजारे महोदय भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम आंदोलन छेड़े थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन AAC एक आंदोलन छेड़ा था कि ये जो भ्रष्ट केजरीवाल, जो खुद ही एक बहुत बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति है, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो ये बहुत सक्रिय भागीदार भी निकला। तो यह भी एक शुरू से ये पाखंडी और नाटकीय रहा है। तो जो है, जब ये अन्ना हजारे महोदय का जब आंदोलन खत्म हो गया, तो दो नाटक तो अन्ना हजारे महोदय ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर नहीं है। अब हम क्या बताएं, अब इतने बुजुर्ग वो अन्ना हजारे थे, लेकिन उनको बुद्धि पर तरस आता है। इतनी भी अकल उनको नहीं कि जो ये यूपीए खुद ही इस देश को लूट रही है, खुद ही भ्रष्ट है, उसके प्रति ये कोई टिप्पणी करे कि ये भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर नहीं है। कोई देश पर डाका डाले, वो हम डाकुओं पर कोई टिप्पणी कहे कि ये डाकू डकैती पर गंभीर नहीं है, इसको आप क्या कहा जाए। तो ये टिप्पणी थी हमारे अन्ना हजारे महोदय पर। नहीं, ये टिप्पणी थी अन्ना हजारे महोदय की, जो यानी उनके आंदोलन की समाप्ति पर ये कर रहे थे। और दूसरा बोलते थे कि ये सरकार जो है वो लोकपाल बिल बनाने के प्रति भी गंभीर नहीं है। वो तो शुरू से नाटक था ना। अन्ना हजारे जैसे लोगों को समझना चाहिए कि जो खुद ही इस देश को लूट रहा है, यूपीए माने एनपीसी कांग्रेस, उसी के साथ जो है लोकपाल बिल यानी वो भ्रष्टाचार को काबू करने वाला, तो उसके लिए जो मसौदा बनना था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये अन्ना हजारे महोदय उसी लुटेरी कांग्रेस या जेएनपीसी को ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल किए थे। तो ये देश के साथ छलावा नहीं, धोखा नहीं तो और क्या है। उसका अन्ना हजारे के आंदोलन का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो निकला, ये जेएनपीसी जो कि खुद इस देश को बेतहाशा लूट रही थी, उसने एक जुमला तैयार कर लिया कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसके बाद से एक फैशन और एक पाखंडी फैशन बन गया कि भ्रष्टाचार भी करो और मुंह से ये बोलते रहो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब कि वो लड़ना क्या भाई, तुम शासन में हो, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। और वो कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? जो खुद ही डकैती डाल रहे हैं, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ यानी क्या कार्रवाई कर सकते हैं? और करेंगे भी तो एकाध छोटे मोटे को लटका करके बस वो
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई वो दिखा देंगे। तो तभी से एक फैशन बन गया कि उस बुराई में लिप्त रहो, वो और उसी बुराई का इस्तेमाल करो। अब मुंह से बोलते रहो कि हम तो इस बुराई से लड़ रहे हैं। अब वो चीज जिसे जातिवाद है, जातिवाद जो है बीजेपी जो है वो घिनौने रूप में ये कर रही है। ये मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है ये है हमारे भारतीय समाज के तथाकथित जातियों का समीकरण साधते हुए इन्होंने ये मंत्रिमंडल का गठन किया। ये मोदी महोदय, योगी महोदय को जानना चाहिए कि हमारे भारतीय समाज की बस एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं, और उसी संविधान की शपथ लेकर के ही योगी महोदय मुख्यमंत्री बने हैं। और वो संविधान कहता है कि हमारी एक ही जाति है। इनको आईना दिखाने की जरूरत है योगी जैसे लोगों को, कि वो कहता है कि हम भारत के लोग, और जातियों का जो तथाकथित जातियों का नाम लिया जाता है वह सर्वथा असंवैधानिक है। जो संविधान की शपथ लेकर के घोर असंवैधानिक काम करना, ये बीजेपी की फितरत है। समाज के लिए तो घातक है ही। भारतीय संविधान कहता है कि जितने भी देशवासी हैं हमारे, वो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। वो तथाकथित जातियों वाला उनकी पहचान नहीं है, उनका वजूद नहीं है। लेकिन जो है जिस संविधान की शपथ लेकर के ये मुख्यमंत्री बनते हैं या मंत्री बनते हैं या एमएलए बनते हैं, उसी संविधान के साथ ये दगाबाजी करते हैं। हम नहीं कहते कि बीजेपी अकेली है, इससे भी घिनौने ये समाजवादी पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, टीएमसी के लोग, जीएनपीसी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग, एनसीपी इत्यादि सभी के लोग, सभी इस तरह से भारतीय संविधान के साथ छल और धोखेबाजी करते हैं। लेकिन अभी चूंकि सत्ता में है, सामने ये ताजा ये घटना है, इसलिए भारतीय जनता दल बता रहा है कि यह भी उस भारतीय संविधान के साथ छल कर रहे हैं, उसके साथ धोखा कर रहे हैं, और संवैधानिक जो है आदेशों का, उसके प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, जो कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और भारतीय एकता को तो नुकसान खैर पहुंचता ही है, भारतीय समाज में विखंडन तो खैर होता ही है। और ऐसे लोग कहते हैं कि हम जातिवाद से लड़ रहे हैं, हर वक्त जातिवाद करते भी रहते हैं। जातिवाद जो कि इस भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा जहर है, उसी का इस्तेमाल भी करते हैं, और ये झूठ मूठ का बोलते रहते हैं कि हम जातिवाद से लड़ रहे हैं। तो पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा होगा इस पाखंडी मुख्यमंत्री जो है ये योगी आदित्यनाथ को। अब ये मैं कह रहा हूं कि बार बार तुलना करते हैं इस अखिलेश के गुंडा राज से। योगी महोदय, आपको तुलना करनी है तो कल्याण सिंह का जो शासन था उससे वो तुलना करिए। जो चरण सिंह मुख्यमंत्री का कार्यकाल था उससे तुलना करिए। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका शासनकाल कैसा है। कल्याण सिंह तो अब देखिए, नकल यानी जो शिक्षा की बुनियाद को खोदता है, नकल, तो नकल का बहुत बड़ा बोलबाला था। कल्याण सिंह ने उसको शून्य कर दिया था। यानी किसी कॉलेज में यानी 4 से लेकर 5 साल तक यदि परीक्षार्थी हुए हैं तो मुश्किल से उसमें से निकलते थे 4 या 5। चूंकि सभी जो है वो नकल के आदती हुआ करते थे। और जब उन्होंने नकल शून्य किया
तो 400 से लेकर 500 परीक्षार्थियों में से महज 4 या 5 ही निकलते थे। तो इसके बाद लोगों की आदत छूटी और फिर वो पढ़ाई करने लगे, अध्ययन करने लगे, योग बनने लगे। और फिर इसके बाद जब से अखिलेश मुलायम आए, इन्होंने फिर जो है वो शिक्षा की रीढ़ मार दी। और ऐसे देखिए, फिर ये हमारी आवाम पे आता है, कैसे हमारी आवाम जो है इस अखिलेश या मुलायम की सरकार को की पार्टी को सत्ता में बुला रही थी। जो तालीम जो है, जो हमारी शिक्षा है, उसके रेड में जो मारने वाले को, और फर्जी टीचर, फर्जी डिग्री, शिक्षा के साथ ये खिलवाड़ और झूठे, और जो बसों का जो किराया है, हमारे साधारण भारतीय भाई बहन, आम भारतीय भाई बहन वो बसों से ही अपना यात्रा करते हैं। सभी लोग करते हैं, सबके पास तो अपनी गाड़ी नहीं होती है। तो उसका किराया इसी अखिलेश के ज़माने में तिगुना चौगुना वो किया गया था। और वो तिगुना चौगुना रेल के किराए से वो तुलना करिए तो रेलवे में कितनी सुविधाएं होती हैं, ट्रेन के अंदर भी होती हैं और रेलवे स्टेशनों पर भी होती हैं। रेलवे खुद अपना जो ट्रैक है जिसमें कि रेल चलती है, वो खुद अपना मेंटेन करती है। बसें तो जिस सड़क पर चलती हैं, वो सड़क जो है उसको मेंटेन करने वाला वो विभाग दूसरा है। यानी वो परिवहन विभाग को, यानी सड़कों के मेंटेनेंस, सड़कों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन रेलवे खुद अपना ट्रैक का अनुरक्षण खुद उसका जो खर्चा खुद वहन करती है। तब भी बसों में सुविधा के हिसाब से कुछ नहीं, बस के अंदर भी और बस स्टेशनों पर भी तभी उसके किराया तिगुना चौगुना किया गया था, इसी अखिलेश के जमाने में। तो हमेशा ये समाज विरोधी रहे हैं। यही तो अपनी आवाम से पूछा जाना चाहिए कि भाई क्यों आप जानते हुए भी जो है इस अभिशाप को बुला रहे हैं। यही तो मानसिकता है ना। कुछ लोग बस एक सुर से जो है ये आरोप लगा देते हैं, अरे इस अखिलेश को तो यादव मुसलमान ने वोट दिया है। ये कितना झूठ बोलते हैं। जो इनको देखिए, जातिवाद पर हम बात करना बिल्कुल बेमानी है, बिल्कुल है। लेकिन तथाकथित दूसरे जो भारतीय भाई बहन हैं समाज के, जो खास करके सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, उन्होंने भी वोट किया है इसको, इसे अखिलेश की पार्टी को। तो सिर्फ अकेला जो है हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों पर या हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आरोप लगाया जाए कि उन्होंने अखिलेश को वोट किया है, ये सिवाय जो है वो कुतर्क देने का। जो कुतर्क किस लिए? कि अपने पापों को धुलने के लिए। तो ये तमाम हमारी सामाजिक बुराइयां हैं जिसके चलते आज भी हम अखिलेश की पार्टी या अखिलेश जैसे व्यक्तित्व को समाज का अभिशाप जो है मानने से मानसिक रूप से कतराते हैं। आज ये जो भारतीय जनता ताकत दल मूलतः तो और मौलिक रूप से वह देश में भारतीय एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा इत्यादि के लिए ये प्रयास कर रहा है, अभी फिलहाल यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से। उसका जो मुख्य प्रयास तो यही है। लेकिन इसके साथ साथ इस भारतीय एकता के शत्रु कौन है, इसके भारतीय एकता के मार्ग में बाधक कौन है, रोड़ा कौन है, ऑब्स्ट्रक्शंस कौन है,
इसकी भी जानकारी से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अवगत जो है करा रहा है। तो उसी संबंध में जो है ये जो विषय आया है, जो अखिलेश महोदय हैं, अब इन्होंने पाकिस्तान के प्रति जो है वो हमदर्दी दिखाई थी। वो मानसिकता कहाँ चली गई हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों में, या उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों में, कि जो पाकिस्तान परस्त हो वह तो एक क्षण के लिए भी इस देश में रहने का उसका हक बनता ही नहीं है, और उसके पक्ष में वोट मांगे जा रहे हैं। और उसके जो सिपा सालार हैं कह रहे हैं कि भाई ये तो सपा आ रही है, बीजेपी जा रही है। जो अखिलेश जो है अपने नेताओं से तालिबान का समर्थन करवाता है, वो उस मानसिकता को क्या हो गया, जो ऐसे अखिलेश के समर्थन में वो कह रहे हैं कि अखिलेश तो आ रहे हैं, सपा तो आ रही है, बीजेपी जा रही है। जो आतंकवादियों का हमदर्द है, ऐसे अखिलेश के संबंध में वो मानसिकता वो कह रहे हैं कि अखिलेश या सपा आ रही है, बीजेपी जा रही है। हमारा कहने का मतलब है कि बीजेपी सपा से बेहतर है या नहीं है, यह विषय नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के पक्ष में जो मानसिकता है, वो मानसिकता अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी मानसिकता को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, जो कि अखिलेश ऐसे अभिशाप के समर्थन में जो माहौल बनाती है। और अकेले अखिलेश ही दोषी नहीं है, वो उस मानसिकता को भी ध्वस्त करने की जरूरत है, जो कि 80-20 करके हमारे समाज में ध्रुवीकरण करके हमारे समाज में माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज बनाम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो है 80-20 का भेद विभेद जो है पैदा करके जो है वोट छीनने की साजिश करता है। और इसके समर्थन में एक मानसिकता काम करती है। वही मानसिकता ने आज जो है वो बीजेपी को बहुमत दिलाए, और उसके वही मानसिकता जो है वो सरकार बनवाती है, और योगी जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनवाती है। जो योगी ये कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये उत्तर प्रदेश के हमारे भारतीय भाई बहन जरूर से सवाल करें कि भाई आप अपने को भारतीय मानते हैं कि आप अपने को हिंदू मानते हैं। आप फिर भी यदि वो इसी बात पर जमे रहते हैं कि अड़े रहते हैं कि नहीं हम तो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, तो इस तो राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये दरख्वास्त है भारतीय जनता दल की कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत जो है वह बर्खास्त करिए, जो कि संविधान की शपथ भी लेता है और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन भी करता है। संविधान कहता है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, और ये योगी महोदय कहते हैं कि नहीं हम तो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू। ऐसी मानसिकता को ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं भाई हम तो सबसे पहले मुस्लिम हैं और बाद में कुछ हैं कि नहीं है। देखिए, इसके जवाब में भारतीय जनता दल का ये कहना है कि कुछ ऐसे तत्व होंगे, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उन तत्वों का शमन और उनका दमन और उनका नाश तभी संभव होगा जबकि चारों ओर से ये इस तरह की भावना है कि हम सिर्फ भारतीय हैं, न तो हिंदू है न तो मुस्लिम है। तो वो भी किसी में इस तरह की प्रवृत्ति होगी कि नहीं पहले हम हिंदू हैं, पहले हम मुस्लिम हैं। उसकी प्रवृत्ति भी इसी मुहिम में
कुचल दी जाएगी। तो इसलिए समस्या यह है कि जो है वह हिंदू मुस्लिम डिवाइड को लेकर कि जो पार्टियां जो है जो वोट बटोरती हैं और फिर इसके बाद मुख्यमंत्री बनती हैं और फिर वो मुख्यमंत्री कहता है कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसी भारतीय संविधान के उस आदेश का क्या उल्लंघन करते हैं बार बार, जो संविधान अपने प्रस्तावना के जरिए कहता है कि हम भारत के लोग, और फिर उसी का उल्लंघन करना, उसी संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बनना, ये सारा कुछ जो है अपराध जो है ये करने वाले जो है इस देश को मंजूर नहीं है। तिकड़म करके भले आपने जो है वो सत्ता अपने हथियार लिया है, ये तिकड़म जो है योगी महोदय और मोदी महोदय जो तिकड़म कर रहे हैं, छल कर रहे हैं इस देश के साथ, वो जनता अब धीरे धीरे वो पहचान रही है। देश को आवश्यकता किस बात की है? भारतीय एकता की। ये बात करते हैं हिंदू एकता की। ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। इसके सिवा सालार का अब जो किस तरह का वीडियो फैलवाते हैं, आपने कभी देखा है? 5000 साल के बाद एक हिंदू राजा आया है। बताइए ये कौन कहता है भाई? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा रानी तो चले गए ना, शक्ति जो है जनता के पास है। ऐसे बेवकूफों को क्या कहा जाए? राजा रानी की बात कर रहे हैं। 5000 सालों के बाद एक हिंदू राजा आया है। और ऐसे बेवकूफों को, दुष्टों को क्या कहा जाए कि यह देश हिंदुओं का नहीं है। यह देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, यह जो है भारतीयों का है। और उस भारतीयों में हिंदू सनातन आस्था के लोग भी हैं, इस्लाम आस्था के लोग भी हैं, ईसाई आस्था के लोग भी हैं और सिख आस्था के लोग भी हैं। या दूसरे शब्दों में यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी हैं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी हैं, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी हैं, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी हैं। तो यह भारत है और इसमें रहने वाले सभी भारतीय हैं। इसलिए फिर भी ये मान नहीं रहे हैं हिंदू राष्ट्र है। शपथ लेंगे जो है एक भारत राष्ट्र के, भारत के संविधान की, और जब शपथ लेकर के जब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर इसी के विरुद्ध जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये लोग बहुत ही घातक है, इसको पहचानने की आवश्यकता है। और सिर्फ यही घातक नहीं है, एक वो देश का दुश्मन एनपीसी है, वह देश के खिलाफ गद्दारी करता ही रहता है। अभी जैसा कि डोकलाम के मुद्दे पर राहुल गांधी की देश के खिलाफ गद्दारियों के गूंज अभी कम नहीं हुई है। तब तक ये दूसरी गद्दारी चीन के मसले पर, दूसरी बल्कि तीसरी गद्दारी, डोकलाम के बाद फिर गद्दारी किया था ना, जब लद्दाख का मसला आया था। लद्दाख के मामले में हमारी फौज और चीन की फौज जो आमने सामने हो गई थी और कई महीने तक आमने सामने थी। फिर दुश्मन चीन की सेना को ही पीछे हटना पड़ा था। तो उसमें भी ये गद्दारी कर रहा था राहुल गांधी। पूरा देश इस राहुल गांधी को देश का एक खतरनाक गद्दार समझे और बीजेपी की साजिश को भी समझे, जो इस खतरनाक गद्दार को गद्दार के रूप में हमारा देश न जाने और न समझे, बेनकाम न हो, इसकी साजिश जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी की इस गद्दारी को भी देश समझे। तो अभी जो है अचानक चीन का जो विदेश मंत्री
को भारत आना था, वो फिर इसी गद्दार राहुल गांधी के यहाँ ही ठहरा हो। और फिर ये चीनी राग जो है वो अलापने लगा, ये राहुल गांधी, कि भारत को चीन के साथ जो दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये गद्दार राहुल गांधी देश को बताया है कि इसके बाप के नाना ने जो इस देश के खिलाफ गद्दारी करके जो 45,000 वर्ग मील लद्दाख का हिस्सा चीन को दे दिया है, क्या उसको यह देश भूल जाए? इस गद्दार राहुल गांधी से हमारे देशवासी पूछें, और भारतीय जनता दल हमारे अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूछ रहा है, से पूछें कि क्या तुम्हारे बाप के नाना ने, मतलब कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो 45,000 वर्ग मील अपनी जमीन, भारत की जमीन दुश्मन चीन को दे दिया है, तो क्या यह देश दोस्ती, चीन से दोस्ती के नाम जिसकी तुम वकालत कर रहा है गद्दार राहुल गांधी, तो यह देश भूल जाए? और उस गद्दार और तुम्हारे बाप के नाना की गद्दारी को भी भूल जाए? इसका जवाब दो देश को। ये तो भारतीय जनता दल उससे पूछ रहा है। अभी तो इसकी, चूंकि अब यूट्यूब का मैंने कहाँ तक इसका विस्तार जाता है, ये भी एक मतलब कि विषय है, लेकिन ये पूछ रहा है उससे। अब अभी तो ये सब साधन से संपन्न है, बहुत ऊंचे मंच पर बैठे हुए हैं, वहां तक आवाज पहुंचती कि नहीं पहुंचती है, ये भी अपने आप में एक विषय है, सवाल है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम के माध्यम से पूछना चाहता है कि क्या यह देश वो उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो तुम्हारे बाप का नाना था, उसकी गद्दारी को भी देश भूल जाए? और उसके बाद जो तुम्हारी दादी थी और जो तुम्हारे बाप ने फिर गद्दारी की कोई सड़क नहीं वो इन समूह ने बनने नहीं दिया, और तो 10,000 वर्ग मील और जो है वो कब्जा किया यानी उसी चीन के द्वारा। इन गद्दार इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे लोगों ने फिर उसी दुश्मन चीन के द्वारा और घुसवाए अपने देश में, और जिससे कि वो 10,000 वर्ग मील और कब्जा किया बने, या इन गद्दारों ने कब्जा करवाया दुश्मन चीन के द्वारा। तो इस गद्दारी को कम से कम बीजेपी वालों का फर्ज बनता है कि इनकी गद्दारी के विषय में सबको बताएं, और यदि ये नहीं बताते हैं तो देश इनको मानेगा कि यह भी जेएनपीसी की तरह जो है देश के गद्दार हैं। सवाल इस बात का है। और हम क्या बताएं, खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं, और लोगों को जानना चाहिए कि जब से इस जनसंघ का जन्म हुआ है तब से हमेशा जो है एक प्रतीकात्मक विरोध को छोड़ दीजिए, प्रतीकात्मक में दिखावा, एक प्रतीकात्मक विरोध को सामने रख करके हमेशा नेहरू परिवार के सारी उसकी जो है जो उसके घिनौने चेहरे हैं उसको ढकने का प्रयास ये जनसंघ वाले और बीजेपी वाले करते रहे हैं। और जिसने भी उसके वास्तविक चेहरे को दिखाने की कोशिश की उसको जेएनपीसी वालों ने उसको मरवा दिया। अब जब मरवा दिया तो फिर उसकी जांच की मांग खुद जनसंघ वाले या बीजेपी वाले जो है वो कभी नहीं कहे। जैसे एक नेता थे हमारे, वो जनसंघ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो बिल्कुल प्रखर रूप से बोलते थे, तो उसको इसी इंदिरा गांधी ने
उनको साजिशन उनकी हत्या करवा दिया और हत्या करवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर बड़े अपमानजनक से उनसे उनके शव को उसने फेंकवाया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच भी बीजेपी वाले करने का साहस नहीं दिखाया, या नैतिक कर्तव्य निभाने का भी वो साहस नहीं किए। और उसी जनसंघ का नेता अटल बिहारी वाजपेयी जो है, उसी इंदिरा गांधी जिसने कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवाई, उसको दुर्गा कहता है, उसको दुर्गा बोलता था ये अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनके चरित्र के विषय में हमारे देश के लोग बिल्कुल अच्छी तरह जाने। अटल बिहारी वाजपेयी वही शख्स है कि सिर्फ राजीव गांधी बेनकाब न हो बोफोर्स के मामले में, बोफोर्स मामले में राजीव गांधी को बचाने के लिए ही ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस बोफोर्स की लूट का जो किंग पिन था, मास्टरमाइंड था, कोत्रोची, तो उसमें दक्षिण अमेरिका के एक देश है वो अर्जेंटीना में, वहां पर था। वहां से पकड़ करके वाजपेयी की सरकार जो है ला सकती थी, लेकिन ये वाजपेयी और जीएनपीसी परस्त यानी जीएनपीसी की रक्षा करने वाला उस कोत्रोची को लाया नहीं, इसलिए कि वह गद्दार राजीव गांधी को बचा रहा था कि वो बेनकाम ना हो। वो है अटल बिहारी वाजपेयी। और वो अटल बिहारी वाजपेयी, यही राहुल गांधी, वो बोस्टन शहर अमेरिका में ड्रग की स्मगलिंग, नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। उसको प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए ये अटल बिहारी वाजपेयी उस ड्रग स्मगलर राहुल गांधी को छुड़वाया। तो बीजेपी का एक इतिहास रहा है कि नेहरू परिवार की सारे घिनौने चेहरे को ढकना और हमेशा उसका बचाव करना। इनका विरोध बिल्कुल प्रतीकात्मक है, या यूं कह लीजिए धोखे वाला है, छलयुक्त है। भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है कि ये राहुल गांधी रायबरेली गेस्ट हाउस जो बलात्कार कांड था उसका आरोपी है। रायबरेली गेस्ट हाउस का जो किस्सा ऐसा था कि बहुत पहले रायबरेली वो गेस्ट हाउस में ये सब टिके थे और कुछ विदेशी मेहमानों के साथ रुका था ये गद्दार राहुल गांधी। और उसी समय इसके कार्यकर्ता की एक लड़की या बेटी मिलने आई और उसी वक्त जो है ये जो है वो जो विदेशी अच्छा, और जब आई तो ये सब वो शराब पी रहे थे। और ये किस्से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये गूगल पर भी आपको मिल जाएगा। और फिर इसके बाद अपने ही कार्यकर्ता की बेटी के साथ वो इस तरह का दुर्व्यवहार या अमानुषिक व्यवहार इन सब ने किया। हालांकि चूंकि ये सब एनपीसी वाले इतने होते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को तो ये पॉकेट में रखते हैं और किस तरह से उनको घुमाते चलाते हैं यह देश ने देखा है। तो इसलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को दोष देना उतना उचित नहीं होगा। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को उसी तरह से ऐंठ पैंठ करके उसका इस्तेमाल करते हैं और अपने उस बलात्कार के कांड को दबवाया, मीडिया से भी दबवाया, कैसे भी दबवाया। और फिर जो है जो पीड़िता थी, पीड़िता के माता पिता, जबकि वो भी कांग्रेसी ही थे, उनको कैसे बिल्कुल वो गायब कर दिया। गायब करके फिर इन सबों ने एक दूसरा खड़ा कर दिया कि जिस पीड़िता के विषय में लोग नाम उछालना है वो मैं हूं और हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो इस कदर के
मतलब कि अब एक बलात्कारी भी जो है देश का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखता है, और उस ख्वाहिश को हवा देने वाले ये बीजेपी वाले इसके राहुल गांधी के इस बलात्कारी घिनौने चरित्र को जो है वो हमेशा ढक रहे हैं। ये कहेंगे, बात नहीं है, चुनाव जब आएगा तो थोड़ा बहुत कह देंगे, लेकिन ये कलंक इस देश से मिटे। राहुल गांधी जैसा बलात्कारी किस्म का, ड्रग स्मगलर किस्म का, और देश का डकैत तो है ही, और देश का गद्दार तो है ही, और उसको ये बीजेपी वाले कहते हैं विरोध पक्ष, उसको बोलते हैं ये लोकतंत्र है। इनको कौन सिखाया है? लोकतंत्र माने होता है कि देश के जितने अभिशाप तत्व हैं वो सत्ता में पहुंचे, वो विधानसभा में पहुंचे, वो लोकसभा में पहुंचे, वो प्रधानमंत्री बने, ये लोकतंत्र है। इसलिए इन सबों की अवधारणा ही दूषित है, क्या कहा जाए। तो आज जो ये राहुल गांधी एक गद्दार के रूप में, एक डकैत के रूप में, एक ड्रग स्मगलर के रूप में, एक जो बलात्कारी के रूप में जो बेनकाम नहीं हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ ये बीजेपी है। बीजेपी जो है इनके सारे पापों को ढकने वाली। तो हमारे देश के लोग, हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको समझें कि खबरें तो ये भी आ रही है कि अब जीएनपीसी को जब मतलब कि 2014 से ये या उसी के आसपास से चिंता थी कि भाई अब तो खैर मैंने ये, चूंकि जीएनपीसी या कांग्रेस कमजोर हो रही है, अब बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो उसके साथ एक आंतरिक समझौता है आंतरिक, हालांकि देश को पता नहीं होगा कि भाई सत्ता में तो आओ, लेकिन हमने जो लूट करके काला धन जमा किया है विदेश में, इसके रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। तो मोदी जी ने इस जीएनपीसी की लूट की बात तो बहुत की, और उसके आधार पर वोट भी बटोरा, सत्ता हथियाए। भोपाल में इन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि भोपाल में 1 लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो वो शून्य जो है बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। या इस जीएनपीसी के लोगों ने इतना देश को लूटा है और लूट करके विदेशों में काला धन जमा किया है, यदि वो काला धन मैंने आ जाए इस देश में। देखिए कब बोले थे, 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बोले थे ये मोदी महोदय, सारी चीजें वो रिकॉर्डेड हैं। तो बोले थे कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है और इतना लूट करके काला धन विदेशी बैंक में जमा किया है, यदि वो काला धन भारत में आ जाए तो हर एक के खाते में 10 या 15 लाख तो आ ही जाएगा। और वैसे रिपोर्टें भी है कि आज की तारीख में जीएनपीसी के द्वारा लूट कर जमा किए हुए काले धन की जो राशि है 12 से लेकर 13 लाख करोड़ की है। और उसमें अकेले जो ये माँ बेटे मतलब कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम पर 2 लाख करोड़ के। अब ये वो 2 लाख करोड़ की हिफाजत की जिम्मेदारी ये मोदी जी निभा रहे हैं, उसको नहीं छू रहे। यानी माँ बेटी माने कि राहुल गांधी और या सोनिया गांधी राहुल गांधी के द्वारा लूटा हुआ जो काला धन है, लूट करके जमा किया हुआ जो काला धन है, वो जो है 2 लाख करोड़ उसकी रक्षा ये मोदी जी कर रहे हैं। और जो कुछ भी उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार में कहा था, वो सारी बात वो निकल गए और उसका नाम तक नहीं लेते। तो उनके काला धन की रक्षा करने का ये मोदी महोदय ने वो जिम्मा उसकी जिम्मेदारी उठा लिया है।
कैसे न तो उसका नाम देते हैं, और कोई पत्रकार छेड़ता भी है तो बीजेपी वाले बड़े बेहयाई से जवाब देते हैं कि भाई बहुत कोशिश तो कर ली गई और कहीं कोई कालाधन मिला नहीं। देश ये देख रहा है कि ये बार बार जो विदेश जाता है मन ऐश करने के लिए, ये गद्दार राहुल गांधी, ये पैसे कहाँ से आते हैं? कोई इसकी फैक्ट्री है, कोई इसका उद्योग है, वही जो हमारा आपका लूटा हुआ काला धन जो कि विदेशी बैंकों में काले धन के रूप में जमा है, उसी को बोलते हैं। यानी हमारे आपके पैसे यही बल पर वो ऐश कर रहा है, और ये ऐश करवा रहे हैं मोदी जी, जो कि राष्ट्रवादी मानते हैं। तो इस बात को भी अब ये खबर है, अब ये पुष्ट तो नहीं हुई है, लेकिन पूरा आभास होता है कि ये मोदी महोदय जेएनपीसी की ही वो हिफाजत नहीं करते हैं, और जेएनपीसी के लोगों का जो खतरनाक जो चेहरा है, घिनौना जो चेहरा है कि ये देश के गद्दार हैं और देश के डकैत हैं और देश को तोड़ने वाले हैं, एक औपनिवेशिक ताकत है, इस सारे खतरनाक चेहरों को मोदी जी और उनकी सरकार बीजेपी वाले इसको छिपा रहे हैं। यह देश कभी भी इस बीजेपी को माफ नहीं करेगा, निश्चित रूप से। भारतीय जनता दल की जो भारतीयता आधारित आपसी एकता वगैरह जो है, आपसी एकता आपसी भाईचारा को रोकने के लिए ये तमाम जेएनपीसी के लोग, बीजेपी के लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, गिरोह बना रहे हैं। सवाल इस बात का है कि गिरोह बना ले, लामबंदी कर लें, जो भी कर लें, आखिर एकता का मुकाबला वो कैसे करेंगे? देश में विखंडन तो कर ही रहे थे, और अब जो भारतीय जनता दल एकता की बात करता है तो एकता का विरोध तो वो विखंडन से ही कर सकते हैं, और जो कि विखंडन वो कर ही रहे थे। तो अब जनता के सामने हो जाएगा कि एक और जो है समाज को विखंडित करके वोट और सत्ता हथियाने की साजिश, वोट छीनने की साजिश, दूसरी ओर भारतीय जनता दल पूरे देश के लोगों में एकता लाना चाहता है। तो तब मामला बिल्कुल जो है बिल्कुल साफ दो भागों में, एक और सारी शक्तियां इस समाज को विघटित करके वो और किस आधार पर विघटन, मैंने जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद और भी कई जातवाद, इसके आधार पर हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बना करके उनसे वोट छीनने की साजिश करके सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता दल अपने सभी 135 करोड़, सभी 140 करोड़ लोगों को भारतीयता के आधार पर एक करना चाहता है। इस फर्क को जरा समझिए आप सभी लोग। तो और यदि ये एकता की बात कैसे करते हैं? हिंदुओं की एकता होनी चाहिए, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। वो ओमप्रकाश राजभर कहता है कि जितने राजभर कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों की आपस में एकता होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी बोलता है कि जितने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की उनकी आपस में वो एकता होनी चाहिए। इस प्रकार तमाम और छुट भाई हैं, निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, और ये अखिलेश जैसे हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, इनकी एकता होनी चाहिए। तो ये समाज को तोड़ करके टुकड़ों को एक करने की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता दल क्या कहता है कि ये सारी दीवारों को तोड़ करके जातिवाद का हो, संप्रदायवाद का हो, सांप्रदायिकता का हो, भाषावाद तोड़ करके भारतीय एकता लानी है। इस बहुत बड़े फर्क को समझने की आवश्यकता है। और
और किसी ने ये शायद ये भी खबर एक सुनने को मिली थी, जरा इससे इन सबों का फितरत बस पहचानिए आप लोग। खबर ये मिली है कि किसी ने इनसे, अमित शाह से पूछा कि भाई जातियों के आधार पर जो है इसे योगी जी का मंत्रिमंडल का आपने गठन किया है, ऐसा क्यों? आप तो कहते हैं कि हम तो जात विरोधी हैं और जातिवाद विरोधी हैं, और फिर उसी जहर को अपना रहे हैं, उसी बुराई को अपना रहे हैं। तो उन्होंने शायद नाम तो नहीं लिया कि वो बस ये कहा कि एक वो मुहिम चला रहे हैं भारतीय एकता की, और यदि सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक हो गए और उन्हीं को वोट कर दिया तो मेरे लिए क्या बचेगा। ये तर्क था अमित शाह महोदय का कि भाई उन्होंने नाम तो नहीं लिया, और अक्सर जो है भारतीय जनता दल का संदर्भ सभी देते हैं कि कुछ लोग फलाने ढंग कुछ बाई इंसिनुएशन एक इनडायरेक्टली या अपरोक्ष रूप से संदर्भ देते हैं, लेकिन वो नाम यानी नाम लेने से परहेज करते हैं। ये भी उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। खैर, तो अमित शाह ने कहा कि एक मुहिम चलाई जा रही है भारतीय एकता की, और ये सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक हो गए और उन्हीं को वोट कर दिया तो मेरे लिए क्या बचेगा, ये चिंता है। और एक बात और भी स्पष्ट करना जरूरी है, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर वक्त वोट और सत्ता की बात करती है, कभी भी देश की बात नहीं करती है, कभी भी आवाम की बात नहीं करती है। और इसके जितने भी नेता हैं छोटे भैया जो अगर बात करते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से, वो हमेशा सत्ता, और वो उनका प्रयास रहता है कि ये वीडियो जो जारी होता है वो बंद किया जाए ताकि उनको सत्ता हथियाने में कोई खलल ना हो। तो जो पार्टी हर वक्त जो है सत्ता हथियाने की साजिश करती है, वह देश का कैसे और क्यों हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, सिर्फ वो सत्ता की। और भी पार्टियों के पास एक ही लक्ष्य होता है, सत्ता का। इसलिए देखिए, जब सत्ता मिल जाती है तो क्या जश्न मनाते हैं, कभी भी भाव नहीं होता भाई हमको जिम्मेदारी मिली है अवाम की खिदमत करना। और अपनी भारतीय अवाम में भी कई गलत अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर वो समाज की जो है मैंने विभिन्न प्रगति हो चाहे गतिविधि हो, उसको उसी दृष्टिकोण में वो मैंने देखने का वो जो है एक चूक होती है उनसे। जैसे कि किसी के साथ मान लीजिए अपराध हुआ और वो पीड़ित हो गया, तो बस यदि उसके प्रति काफी लोग इकट्ठा हो गए, मुहिम चला रहे हैं, क्या भाई न्याय करो। उनके न्याय करने का मतलब तमाम कैंडल मार्च इंडिया गेट पर कहाँ शुरू हो जाता है। ये जितने भी कैंडल मार्च वाले हैं और तमाम इस तरह से होला मचाते हैं कि इनको न्याय दो, उनके न्याय का मतलब है कि जो अदालती प्रक्रिया है उसको तेज करके जो है अपराधियों को सजा दिलवाइए, ये उनके न्याय का मतलब है। लेकिन यदि वो अपराधी को सजा मिल भी जाए तो जो पीड़ित है और या जिसके साथ जो है अमानुषिक व्यवहार हुआ है, क्या उसको न्याय मिल गया? क्या इससे उसको न्याय मिलेगा? न्याय उसको तब मिलेगा कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो ही ना, ये न्याय है। तो इसके विषय में तो हमारी आवाम भी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी इस तरह की गलती करते हैं कि न्याय का मतलब है जो अदालती प्रक्रिया में जल्दी से उसको सजा मिले, वो न्याय है।
अदालत भी कहती है कि ये न्याय नहीं है। अदालत खुद कहती है कि वो न्याय नहीं है। वो तो एज ए डिटरेंस, ये एक जो है एक वो प्रतिरोधात्मक एक उपाय है। डिटरेंस मतलब कि यह दूसरे के साथ ये घटना न हो, ये दूसरे के साथ अन्याय न हो। लेकिन जो पीड़ित हो गया उसके लिए ये न्याय नहीं है। तो न्याय है क्या? न्याय यह है कि किसी के साथ भी जो है वो इस तरह की घटना ही ना हो, वो न्याय उसको, यानी मौके पर उसकी सुरक्षा, उसकी इज्जत की रक्षा। तो ऐसा माहौल लाने के लिए जो है पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन को सख्त और निष्पक्ष चुस्त दुरुस्त होने की आवश्यकता है। लेकिन क्या ये योगी महोदय जो है, जो बुलडोजर बाबा, फलाने बाबा का खिताब लिया है, इसको सुनिश्चित कर सकते हैं? तमाम कांड तो हुए, उन्नाव का कांड हुआ, कहाँ का कांड हुआ, और जो है वो बुलंदशहर का कांड हुआ। इसलिए कि अमानुषिक व्यवहार करने वाले, फलाने को करने वाले अभी भी इस तरह के अपराधियों में कोई डर नहीं है। शासन वही जो है जनता के लायक होता है जिसमें मोटा मोटी जो उसका पैमाना है, जो कि जनता के पक्ष में जो माने जनता को राहत देने वाला, वही शासन प्रशासन योग्य होता है, काबिल होता है, जिसमें जनता जो है वो बेखौफ हो और अपराधी खौफ खाएं। तो ये इस तरह की परिभाषा तो ये अपने ऊपर भी लगाते हैं कि भाई कि हमारे यहाँ जो है अपराधी वो खौफ बिल्कुल नहीं है। योगी महोदय के कुछ माफियाओं का इन्होंने अंत किया, बात सही है, लेकिन उससे कोई अपराधी खौफ में हो, बिल्कुल नहीं। ये हमारे प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान लें और योगी महोदय जान लें, और योगी के चमचे लोग भी जान लें कि अपराधी लोग जो है बड़े खौफ में। जो अमानुषिक व्यवहार, जिसको कि आप रेप कहते हैं और बलात्कार कहते हैं, हालांकि उन शब्दों का प्रयोग करना जो है शिष्टाचार की दृष्टिकोण से भारतीय जनता दल उचित नहीं मानता है। तो जो अमानुषिक जो व्यवहार होता है, क्या उसमें कमी आई है? क्या ऐसे अपराधी क्या बिल्कुल वो डरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। और आज भी लोग कहते हैं कि भाई ये आपके पास पैसा हो, ताकत हो, तो कहीं भी अपराध आप करिए, आप खरीद लीजिए वकीलों को, जज को, न्याय को। ये इतने आप में ताकत हो तो अपराध आप कर सकते हैं। आप अपराध जो है उत्तर प्रदेश में भी जो बुलडोजर बाबा के नाम से इन सबने एक हवा खड़ा किया है, उनके भी शासन काल में आप कर सकते हैं। आप यदि आपके पास पैसा हो, ताकत हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर उनके इस दुष्प्रचार से दूर ये बताया जा रहा है कि न्याय वो है। देखिए, न्याय के संबंध में स्पष्ट करना जरूरी है कि न्याय की सबसे पहले और प्रमुखतः जिम्मेदारी सरकार की ही होती है, जो कि उसको तुरंत और मौके पर न्याय देने की उसकी जिम्मेदारी होती है। इसमें पूर्णतः जो है भारतीय जनता दल का विश्वास रहता है कि हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं, उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार हो ही ना। ये जो मैंने कि और यदि एक बार वो पीड़ित हो गया तो अपराधी को सजा हो या ना हो, फर्क क्या पड़ता है? उसके साथ तो यह अमानुषिक व्यवहार तो हो गया ना। तो उसके साथ न्याय को आप तभी कह सकते हैं कि उसके साथ इस तरह का या उसके विरुद्ध इस तरह का व्यवहार हो ही ना। तो ऐसा करने के लिए जो शासन या प्रशासन या पुलिस की व्यवस्था ऐसी हो कि अपराधी छोटा हो, अपराध चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो कितना भी बड़ा हो,
खौफ अपराधी के दिमाग में आनी चाहिए, यानी अपराध करने के पहले वो 100 या 1000 बार सोचे, और हमारी आवाम बिल्कुल बेखौफ अपना आती जाती रहे, अपना काम करते रहे। तो इसके लिए भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो शासन प्रशासन का मॉडल, उसकी जो शैली, और इसको सप्लीमेंट करने के लिए हमारे जो सम्राट रहे हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब, खुले रूप में शक्ति और अनुशासन का, शक्ति, अनुशासन और नियम पालन, ये 3 विशेषताएं थी हमारे मुगल सम्राट औरंगजेब की। औरंगजेब की बात आती है तो ये सब दुष्टवे, उनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि मंदिर तोड़वाए, फलाना तोड़वाए, सब फालतू बात। मैंने कई बार बताया है कि जिस औरंगजेब का आदर किया जाना चाहिए, कम से कम शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से, ये कट्टरवादी तत्व जो है वो बस यही मंदिर तोड़वाए, पता नहीं क्या किया। मंदिर तो जो है, ये जो हमारे मोदी महोदय भी जब मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात के, तो इन्होंने अहमदाबाद में अतिक्रमण हटाने के लिए, यानी जनता की सहूलियत के लिए ये मंदिर जो है, इन्होंने मंदिर तुड़वाया था। भारतीय जनता दल तो कम से कम जनता की सहूलियत के लिए, मोदी महोदय के जो मुख्यमंत्री थे उसकी हैसियत में जो उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए या जनता को सहूलियत के लिए जो मंदिर तोड़वाया, भारतीय जनता दल जो है वो स्वागत करता है। भारतीय ताकत दल तो इसका भी स्वागत करता है कि जनता की भलाई के लिए यदि कोई रोड बनाना हो, रेल लाइन बिछाना हो, हाईवे बनाना हो, और आर्थिक प्रगति लानी हो, तो बीच में कोई मंदिर आता है, गुरुद्वारा आता है, मस्जिद आती है, तोड़िए उसका भी वो जो है वो समर्थन करता है। तो झूठ मूठ के मंदिर तोड़ा करके जो है, और मैंने सम्राट औरंगजेब, जिसका कि शासन बहुत सख्त था, अनुशासन भी बहुत, अनुशासन और नियम पालन, और ये किसी भी शासन प्रशासन की रीढ़ होती है ये विचार। तो इन्हीं दो जो महापुरुषों की, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शासन शैली, और हमारे मुगल सम्राट औरंगजेब की शासन शैली के द्वारा जो है सख्ती का, अनुशासन का, नियम पालन का, और चुस्त दुरुस्त और जो है शासन प्रशासन के निष्पक्ष होने का, तब जाकर के ऐसा माहौल रहेगा कि छोटा भी अपराधी या बड़ा अपराधी अपराध करने के पहले वो 1000 बार सोचेगा, और हमारे बाकी आवाम बेखौफ अपना आएगी, जाएगी, यात्रा करेगी, कहीं से भी कहीं जाएगी, किसी वक्त भी जाएगी बेखौफ। इसमें उसको न्याय मिलेगा, ये न्याय है। अपराध करा करके उसको अपराध का शिकार बना करके अदालत के द्वारा जो है वो जो कुछ मिलता है वो न्याय नहीं है। वो तो एक जजमेंट है, एक वो फैसला है, निर्णय है, न्याय नहीं है। तो इसी तरह से तमाम बातें हैं, और अपनी आवाम को खासकर उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कैसे खिदमत करना है, कैसे उसको सारी दिक्कतों को दूर करना है। भारतीय जनता दल के पास उसका इल्म भी है, जानकारी भी है, और ब्लूप्रिंट भी है, और प्लान ऑफ एक्शन भी है, सब कुछ है। लेकिन पहले ये जो हमारे देश का अभिशाप तो हटे न पहले, और फिर और ये तब हटेंगे कि जब हमारे देश के लोग उस मानसिक गुलामी से निकलेंगे, जो कि हमें संवेदनशील हो जाते हैं इनके झूठ कि हिंदू एकता लानी है। हिंदू एकता के कहते ही यदि इनका बहिष्कार किया जाए, मुस्लिम एकता कहते ही इनका यदि बहिष्कार किया जाए और वोट देना तो बहुत दूर की बात। जब इस तरह की मानसिकता वो विकसित होगी, तब जाकर के ये जो है कम से कम
चुनावी मैदान पर ये दंडित होंगे। और कई देशों का भी ये वो मिसाल दी गई है कि जो विकसित देश हैं वहाँ के जो देशवासी अपने को उसी देश के अनुसार अपने को नागरिक मानते हैं। जापान के लोग जो बस अपने को जापानी नागरिक माने हैं, लेकिन यहाँ के लोग माने इतने मानसिक रूप से खुराफाती हैं और मतलब कि और खुराफाती बनकर या मानसिक रूप से गुलाम बन करके उनके लिए बस यही बात है कि ये जीएनपीसी हो या बीजेपी हो या समाजवादी हो, तो इन्हीं में अपना दिमाग फंसाना जो है वह भी जो है एक वही जो है मानसिक गुलामी का एक वो परिचय है। इसलिए आवश्यकता है जो कि भारतीय जनता दल है कि हम बिल्कुल वो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और जो है भारतीय एकता की वह दृष्टिकोण अपनाएं। अब अच्छा, और इस भारतीय एकता को तोड़ने वाले और भी एजेंसी खुल गई है, जैसे एक एजेंसी खोला हुआ है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, और ये अपने पापों को ढकने के लिए कभी कभी वो नेहरू का नाम वो ले लेगा थोड़ा बहुत, लेकिन नेहरू की नाम वो ले लेगा, इसके बाद वो छिपाएगा। तो और जो है मोरारजी देसाई ऐसे परम राष्ट्रभक्त और जिन्होंने कई आदर्श स्थापित किए हैं अपने छोटे से कार्यकाल में, उसको ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उनको गद्दार बोलता है। तो कई अभिशाप जो है हमारे देश में टहल रहे हैं। तो अकेले जो असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी है गद्दार। तो अब इनका इलाज कैसे होगा? मैं समझता हूं कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का इलाज करें, और वो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये उसको आईना दिखाएं या उसके मुंह पर कालिक पोतें गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, तुम हिंदू की बात करना छोड़ दो, हम भारतीय हैं और हमको चिंता करनी है भारत की, सिर्फ एक समूह की नहीं। और जितने भी ये देश विरोधी गतिविधियां हैं, चाहे वो तत्व जो है वो मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर से हो, चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के हों, उनका शमन करना है। ये इनकी मानसिकता क्या है कि यदि कुछ तत्व तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके मिल जाते हैं, बस उसी का वो करते हैं वो अल्लाह। लेकिन वही राहुल गांधी गद्दारी करता है तो ये चुप रहते। अखिलेश वही देश के खिलाफ गद्दारी करेगा तो थोड़ा बहुत चुनाव में भुनाने के लिए तो कह देंगे, लेकिन अखिलेश खुद ही जो है इस देश के खिलाफ बने हुए अभिशाप है, इस पर ये सुट रहेंगे। चुनाव के समय वो जरूर भुनाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद इनके बीजेपी की नजरों में उन चुनाव खत्म, उनके सारे पाप धुल गए। उनको चीफ गेस्ट बनाएंगे, वो बनाएंगे चीफ गेस्ट बनाएंगे अपने शपथ ग्रहण समारोह में। तो इनकी मानसिकता पढ़ने की जरूरत है। बीजेपी वाले कितने खतरनाक है इस देश के लिए और भारतीय समाज के लिए, इसको पढ़ने की आवश्यकता है कि जो अखिलेश जो है जो पाकिस्तान परस्ती की बात करता है, वो इनके लिए जो है वो माने देश का अभिशाप नहीं दिखता है। जो अखिलेश जो है अपने नेताओं से तालिबान का समर्थन करवाता है, वो अखिलेश जो है बीजेपी वालों के लिए जो है अभिशाप नहीं दिखता है। जो आतंकवादियों का हमदर्द है, वो अखिलेश जो है बीजेपी वालों के लिए अभिशाप नहीं दिखता है। इसीलिए तो उसको जो है
जो है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उसको चीफ गेस्ट बनाते हैं। और क्या वो विरोध पक्ष के काबिल है? ये राहुल गांधी गद्दार मैं यही पूछता हूं इन बीजेपी वालों से, क्या वो गद्दार राहुल गांधी विरोध पक्ष के काबिल है? और इन चैनल वालों से भी पूछता हूं। तो ये इनकी मानसिकता है, और ये मानसिकता जो है राष्ट्र के लिए खासकर भारत राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। इसको समझने की आवश्यकता है। तो खैर जो है भारतीयता की अलग जगाइए, और भारतीयता अपने मुल्क में जो है वो लाना जो है बहुत आवश्यक है। भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा और सद्भाव, अखलाक, मोहब्बत सभी कुछ भारतीयता के आधार पर स्थापित करना है हर कीमत पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।